नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीकेटी यूट्यूब क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, हमने 2 चैप्टर साइंस के कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा चैप्टर है हमारा धातु एवं अधातु। तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कौन सा होता है, अधातु का कौन सा होता है और उप धातुओं का भी स्थान होता है। ठीक है, तो अब देखो हम बात करते हैं आवर्त सारणी की। जैसा कि आपको पता है कि आवर्त सारणी में वर्तमान में तत्वों की संख्या लगभग 118 है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं 118 को किन किन कैटेगरी में बांटा गया है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। बात कर रहे हैं हम आवर्त सारणी की। किसकी? आवर्त सारणी की। देखो, आवर्त सारणी में धातुएं भी होती है, अधातुएं भी होती है और उप धातु भी होती है। उप धातु भी होती है। ठीक है, तो अब आवर्त सारणी में देखो 3 चीजें होती है: धातु, अधातु और उप धातु। अब धातुओं की संख्या लगभग लगभग बता रहा हूं मैं, 91 से 92। ठीक है, 91 या फिर 92 भी बोल सकते हैं। कई कई जगह 91 होता है, कई जगह 92 भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अधातु की लगभग संख्या होती है 20 और उप धातु की संख्या होती है 7। कितनी कितनी होती है, एक बार देख लो आराम से कि धातु, अधातु और उप धातु। यानी वर्तमान में धातुओं की संख्या है 91 या 92, अधातुओं की संख्या 20 और उप धातुओं की संख्या 7। अब हम बात करते हैं धातुओं की। धातु क्या होती है, उस चीज को देखो, है ना, कि धातु क्या होती है। धातु होती है वो जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखती है। क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, यानी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। धातु क्या होती है? धातु होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग। धातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग, जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखती है। तो मैं अपनी भाषा लिखा देता हूं आपको कि धातु क्या होती है। धातु होती है वे पदार्थ, धातु होती है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन देने या फिर त्यागने की क्षमता रखते हैं। क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे कि धातुओं को पहचान करने में कि 91 या 92 इतने सारे कैसे नाम याद रख पाएंगे। तो उसके लिए जनरली एक ट्रिक बनी है कि अगर कोई भी पदार्थ है उसके अंत में, देखो धातुओं को पहचान की ट्रिक बता रहा हूं आपको ना। ट्रिक क्या है कि अंत में यम मिलेगा, अंत में यम यम मिलेगा जनरली, है ना। ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, है ना, लिथियम हो गया, ये सारी क्या है? धातुएं, है ना। क्लियर है यहाँ तक? जैसे सोडियम हो गया, है ना। तो देखो सोडियम, सोडियम है Na। ये Na प्लस कैसे होगा? क्यों? आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस होगा। और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ये Mg2 प्लस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब ये तो +1 बना, ये 2, ये +2 बना ना। ये कैसे बना? इस चीज का आपको ध्यान में रखना है ना कि अलग अलग इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पर देख लो कि जैसे आपको पता है आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, वो होता है 11। कितना होता है? दशमलव। कि सोडियम है और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है?
सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का तरीका होता है के, एल, एम और एन। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8, एम में भी मैक्सिमम 8 और एन में भी मैक्सिमम 8, यानी ये तो अपना अष्टक पूरा करेंगे। और के में केवल मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं, अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं। तो अब देखो 11 है, 11 में से के में 2 आ जाएगा, आ जाएगा। एल में 8 मैक्सिमम मैंने बताया था 8 रख सकते हैं, तो 2 और 8 10। एम में कितने होंगे? 1, यानी इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां तक तो अष्टक पूरा हो चुका है, यानी एल का अष्टक पूरा है। तो अगर बाह्यतम कोष में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है? 1 का। यहाँ पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग बताया था। मैग्नीशियम, देखो सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की यही कहानी है कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, 12 होता है। तो देखो के में 2 हो गया, एल एल अष्टक पूरा कर लेगा, और एम एम में पीछे कितने बचे? 2, क्योंकि 2 और 8 10, 10 और 2 12, यानी इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है? 2 का। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसलिए +2 बना। क्लियर है? आई थिंक यहां तक क्लियर है सभी के? क्लियर है? चलो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बात करते हैं ना। देखो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, कि यम तो है, पर एक चीज का अपवाद है, अपवाद हीलियम। हीलियम क्या होता है? अपवाद होता है। इसमें हीलियम को ध्यान रखना है ना, हीलियम धातु नहीं है। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक अपवाद स्वरूप ना। अपवाद क्या है? हीलियम को छोड़कर, है ना, क्यों इसके पीछे भी क्या आता है? यम आता है ना, हीलियम को छोड़कर। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण। कि धातुओं के बेसिकली गुण धर्म क्या होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है, कठोर होती है, वो सारी चीजों की हम बात करेंगे वन बाय वन, कि धातुओं के गुण धर्म के बारे में हम बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं कि धातुएं चमकदार होती है। धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। धात्विक चमकदार होती है, और चमकने के गुण को हम क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। ये याद रखना, धात्विक चमक। क्लियर है? कि धातुएं चमकदार होती है और धातुओं के चमकने के गुण को हम क्या बोलते हैं? धात्विक चमक बोलते हैं। नेक्स्ट है कि धातुएं कठोर होती है। धातुएं क्या होती है? सामान्यतः बात कर रहा हूं मैं ना, जो अपवाद आएगा वो मैं आपको बता दूंगा ना। धातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है। क्लियर है? लेकिन अपवाद है, इसमें क्या आएगा? अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये क्या होती है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये है ना, इतनी नरम धातुएं होती है कि इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्लियर है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा ऐसी धातुओं के नाम लिखिए, ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जिनको आसानी से चाकू से
काटा जा सकता है। क्लियर है? ओके। उदाहरण तो लिख दोगे, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है। थर्ड गुण है धातुओं का। धातुओं का थर्ड गुण मैं आपको बता रहा हूं। धातुओं का थर्ड गुण होता है कि धातुएं चमकदार होती है, धातुएं कठोर होती है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है। धातु में तन्यता, अब तन्यता पता है। तन्यता का गुण क्या होता है? तन्यता का गुण होता है कि अगर धातुओं को खींचकर लंबे पतले तारों के रूप में बदलना, धातुओं को खींचकर लंबे पतले तारों के रूप में बदलना, वो क्या कहलाता है? तन्यता। अब यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे तन्य धातु कौन सी होती है। वापिस वही क्वेश्चन कि सबसे तन्य धातु, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? सबसे तन्य धातु कौन सी है? तन्य धातु कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो पता होना चाहिए सबसे तन्य धातु है, वो सबसे तन्य धातु है वो है सोना। कौन सी है? सोना। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? इसका आंसर लिखोगे सोना, है ना, गोल्ड। अब यहाँ पर सोने से एक रिलेटेड फैक्ट है, वो भी याद में ध्यान में रखना है कि अगर 1 ग्राम सोना है ना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार। क्लियर है? यानी सोना इतना तन्य है कि इसके 1 ग्राम से ही हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है। फोर्थ वन है कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। किसका? आघात वर्धनीयता। कि धातुओं में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब ये क्या होता है? आघात वर्धनीयता क्या होता है, इस चीज को समझना ना। आघात वर्धनीयता, देखो आघात मतलब चोट और वर्धन मतलब बढ़ना। यानी धातुओं को अगर हम चोट मारकर लंबी पतली चादरों के रूप में बनाते हैं ना, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। क्लियर है? आघात वर्धनीयता। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि धातुओं में जो नेक्स्ट गुण है ना हमारा, ऊपर का हटा दो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, ले लो फटाफट, फिर ऊपर का हटा देता हूं मैं ना। चलो, ओके, आई थिंक ले लिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि धातु, मैंने बताया था कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, और सबसे आघात वर्धनीयता धातु कौन सी है? ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सोना और चांदी। याद रह जाएगा, सोना और चांदी। नेक्स्ट गुण, अगला गुण 5 नंबर गुण है हमारा कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की, विद्युत की सुचालक होती है, यानी इनसे क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होती है। धातु विद्युत की सुचालक होती है। सॉरी, नेक्स्ट ये गुण, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा गुण कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि
उत्पन्न करती है, यानी आवाज उत्पन्न करती है ना, ध्वनि उत्पन्न करती है। ये भी धातुओं के गुण होता है। जैसे आपके विद्यालय की जो घंटी होती है ना, उसको जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वो क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न करती है ना। क्यों? क्यों? कठोर सतह से टकराने पर क्या होती है, आवाज उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, इस गुण को हम ध्वनिक कहते हैं ना, ध्वनिक। क्लियर है? अब आपको एक बात ध्यान में रखना है ना, धातु से रिलेटेड फैक्ट। देखो, धातुओं से रिलेटेड फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना, फैक्ट। देखो, फैक्ट्स में मैंने पहला बता दिया, चलो मैं वापस बता देता हूँ एक बार, इंपॉर्टेंट है धातु से रिलेटेड फैक्ट्स ना। देखो, पहला मैंने बताया था आपको कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना, चाकू से भी काटा जा सकता है। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया था चाकू से भी काटा जा सकता है। उसके बाद है ना, एक आता है मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप में भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है? और मैंने बता दिया था कि सोना और चांदी सबसे आघात नेता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो मैं लिखा देता हूँ सोना और चांदी का। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया था ना, कि विद्युत की सबसे सुचालक धातु है ना, चलो वापस देख लो कि विद्युत की सुचालक धातुएं कौन सी होती है। सुचालक धातुएं, देखो सुचालक धातुओं में क्या होता है, एक तो आता है कॉपर और दूसरा आता है चांदी। हम्म? विद्युत की सुचालक धातुएं कॉपर और चांदी होती है, लेकिन आपको पता है चांदी थोड़ी सी महंगी होती है ना, तो क्या होता है, कॉपर। और हमारे घरों में जो वायरिंग होती है ना, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है ना, वायरिंग, घरों की वायरिंग, घरों की वायरिंग, वो किसकी होती है, वो कॉपर की होती है ना। क्यों? क्योंकि कॉपर सबसे विद्युत की अच्छी चालक यानी सुचालक धातु है। ठीक है? और इस कॉपर की वायरिंग पर जो है ना, जो प्लास्टिक होती है ना, वो होती है पीवीसी, है ना। इस वायरिंग पर क्या होती है, एक प्लास्टिक होती है ना, जो ऊपर प्लास्टिक होती है ना, अंदर तार होता है छीलने पर, है ना, वो प्लास्टिक होती है ना, वो होती है पीवीसी की। किसकी? जो उसका आवरण या सॉरी, जो उसका आवरण या कवर बना होता है ना, वो बना होता है पीवीसी का। अब एग्जाम में आपसे पीवीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ना, तो पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइलिन क्लोराइड। क्या होता है? पॉली वाइलिन क्लोराइड, पॉलीवाइलिन क्लोराइड। क्लियर है यहां तक? और चौथा फैक्ट है ना, वो मैंने आपको बता दिया है कि सोना चांदी सबसे आघात वर्धनीय धातु है ना, कि सोना और चांदी यह क्या होती है, सबसे आघात वर्धनीय धातु है ना। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना और चांदी। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। फिर हम आगे बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण धर्म के बारे में, है ना।
पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था धातुओं के रासायनिक गुण धर्मों के बारे में, ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। वो सारी चीजें हम बाद में अभी बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। धातुओं के रासायनिक गुण धर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। कि धातुओं के रासायनिक गुण, यानी धातुओं को वायु की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो क्या होता है, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म की हम बात करने वाले हैं। उसमें देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धातुओं को वायु की उपस्थिति में, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन करवाने पर क्या होता है, दहन करने पर क्या होता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होता है। तो आपको पता है इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, कि अगर मैंने पहले चैप्टर में बताया था, आपको पता है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है या उसका दहन किया जाता है तो सफेद है ना, सफेद कलर का हमें चूर्ण प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्लियर है, याद आया, नहीं आया, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वापस रिपीट कर लेना चैप्टर को। ओके, और जिसको याद आया वो द बेस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन करवाने पर क्या होता है। उसका आंसर कैसे लिखोगे हम, कि जब धातुओं का दहन वायु की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में होता, वायु की उपस्थिति में होता है तो धातु ऑक्साइड, इसका निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, उदाहरण, उदाहरण होगा कि अगर कॉपर को ऑक्सीजन यानी वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। ऐसे ही मैंने बताया था मैग्नीशियम रिबन को, याद है कि मैग्नीशियम रिबन है, उसका अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर आप बात क्या लिखोगे, बात लिखोगे कि अगर धातु है उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से यानी वायु की उपस्थिति में दहन करवाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है धातु ऑक्साइड। ये चीज दिमाग में रखना ना, ये चीज दिमाग में रखोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज का ध्यान में रखना, ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, ये धातु ऑक्साइड बनते हैं ना, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको, कि अगर ये धातु ऑक्साइड बनते हैं तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी प्रकृति होती है जनरली क्षारीय, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ओके, धातु ऑक्साइड, लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, और अपवाद स्वरूप रख लो ना, ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कि जनरली धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कौन कौन सी, एक तो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और दूसरा कौन सा होगा, वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है, आपको आज स्वरूप है कि जो धातु ऑक्साइड बनते हैं वो जनरली सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो ये जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उनकी प्रकृति अम्लीय होते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है? ज्यादा सोचने वाले बात ही नहीं है, पढ़ा हुआ है सब, है ना? अब हम बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फिर आगे बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कौन से ऑक्साइड कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय मतलब दोनों, उनका धर्म ही क्या है? दोनों है, इसे याद रख लो। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, इसमें क्या लिखोगे? ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। कौन से ऑक्साइड कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। देखो अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण की, इनके उदाहरण की। मैं धातु ऑक्साइड ले लेता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी मैं अभिक्रिया करवाता हूं अभिक्रिया करवानी है ना, अम्ल के साथ HCl के साथ, 6HCl, इसके साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो हमें देखो लवण और जल प्राप्त होता है। मैंने पहले जल को निकाल दिया अलग, है ना, मैंने जल को अलग निकाल दिया है। अब लवण कौन सा बनेगा वो देखो आप, है ना, लवण देखो 6H2O, देखो हाइड्रोजन के 6, हाइड्रोजन 6 गया, ऑक्सीजन का 3, तो ऑक्सीजन का 3। अब पीछे क्या बचा? पीछे बचा देखो क्लोरीन के 6 और एल्यूमिनियम के 2, है ना। पीछे कितने बचे? क्लोरीन के 6 और एल्यूमिनियम के 2। तो देखो 2AlCl लिख दो, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब वापस इसी की बात करता हूं मैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर क्षारक है NaOH के साथ अभिक्रिया करवा देता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की NaOH क्षारक है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवा देता हूं, Al2O3। Al2O3 क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी मैं अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा देता हूं सोडियम हाइड्रोक्स के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देखो लवण प्लस जल, तो सबसे पहले जल को निकाल दो बाहर, निकाल दिया जल को बाहर, तो देखो H2O निकल गया, H2O निकल गया। अब पीछे क्या क्या बचा वो देखो, इसमें बचा देखो एल्यूमिनियम
ऑक्सीजन और सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सोडियम बचा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सोडियम, यानी 2NaAlO3। क्लियर है? देखो संतुलित है समीकरण। सोडियम के दो है, दो है, एल्यूमिनियम के दो है, दो है, हाइड्रोजन के दो है। ऑक्सीजन देखो कितने, ऑक्सीजन है दो, इधर हो गए तीन, इधर पांच, पांच है ना, सॉरी, और टू कर लो ना, क्यों, दो दो चार एक पांच। ओके, क्लियर है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एनोडीकरण की। एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण होता है कि एल्यूमिनियम पर न धातु ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। क्या कराता है? एनोडीकरण, कि एल्यूमिनियम पर धातु की मोटी परत चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। अब एनोडीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ ना। एनोडीकरण की होती है कि अगर, देखो इसका नाम एनोडीकरण क्यों पड़ा, वो थोड़ा सा समझो। क्यों? इसकी प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा, और विद्युत अपघटनी विधि में आपको पता है एक एनोड और एक कैथोड होता है, और जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है ना, तो उसको एनोड के काम, एनोड के रूप में काम में लेते हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम का क्या, एल्यूमिनियम की जो पतली परत होती है ना, जो एल्यूमिनियम की छड़ होती है, उसको एनोड के रूप में काम में लेते हैं। तो क्या होता है? एनोडीकरण होता है, इस अभिक्रिया का नाम है ना। तो अब क्या होता है कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से धातु, ऑक्सीजन से, जो मैंने पहले बताया था कि धातु जब वायु की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है तो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसमें जब ऑक्सीजन क्रिया करेगी ना एल्यूमिनियम से, ऑक्सीजन किससे क्रिया करेगी? एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा Al2O3 का। क्लियर है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी। तो देखो अब एनोडीकरण के बारे में बता देता हूँ, ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना आपको। एनोडीकरण छोटी सी है। एनोडीकरण होती है वह प्रक्रिया, इसे लिख लो, कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। इसे याद रख लो, इससे आसान कोई परिभाषा नहीं है ना। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण कहलाता है। ओके, क्लियर है? आई थिंक क्लियर है यहां तक सभी को। एनोडीकरण, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, वो देखो, कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करवाती तो क्या होता है, कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया है। तो देखो मैंने बताया था कि धातु है उसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो एक तो, क्योंकि जल होता है H2O, यहां से कहानी को समझो आप, है ना।
कोई भी चीज को रटना नहीं है ना, क्यों केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर को आप रटोगे तो लंबे समय तक याद नहीं कर पाओगे। तो उसका माइंड में बना के सीखो, है ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि धातु है, धातु, और अभी क्रिया करवाते हैं हम जल से। तो जल में देखो क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जल में क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन। और मैंने पिछले ही बताया, पीछे जस्ट ही बताया कि धातु का अगर वायु की उपस्थिति में दहन करवाते हैं, दिमाग में है, वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन तो यहाँ भी है और धातु भी है, और धातु और ऑक्सीजन का मिलन, धातु और ऑक्सीजन का मिलन क्या होगा, धातु ऑक्साइड, बताया था मैंने, याद आया। और पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन गैस। बस क्लियर है, सिंपल सी बात है। यानी धातु और जो जल है, जल में से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और धातु के साथ अगर ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड होगा। क्या होगा, धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। और पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। क्लियर है, आया समझ में। तो आप ऐसे याद रखो चीजों को ना, कि अगर धातु की जल के साथ अभी क्रिया करवाते हैं तो रटना नहीं है क्या क्या बनेगा। एक तो बनेगा धातु ऑक्साइड, और पीछे क्या बचे, हाइड्रोजन गैस, H2O। क्लियर है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस विमुक्त होती है, कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, सभी को क्लियर है, पक्का, पक्का, ओके। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है कि अगर मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम धातु है, उसकी मगर जल के साथ यानी 2H2O जल है, उसके साथ अभी की क्या करो, देखो पहले तो हाइड्रोजन गैस निकाल दो। अब धातु ऑक्साइड कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर सूत्र फॉर्मूला याद है तो सीधे रख लो, और नहीं याद है तो यहां से देख लो। देखो Mg एक है, एक हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के देखो दो दूनी चार है, हाइड्रोजन की चार, तो देखो दो और दो चार, ऑक्सीजन के दो, तो ऑक्सीजन के दो। क्लियर है, समीकरण बैलेंस होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार सोडियम, सोडियम भी एक धातु है, उसके अगर जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो एक तो हाइड्रोजन गैस तो विमुक्त होगी होगी, उसके साथ साथ में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलो अब आगे बात करते हैं हम, यहां तक आई थिंक क्लियर है सभी को। अब हम बात करते हैं कि धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, कि धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। पहले चैप्टर में मैंने बताया था ना, सॉरी पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, कि धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, याद आया क्या, नहीं आया। चलो मैं रिवीजन करवाता हूँ एक बार, देखो थोड़ी सी मेमोरी को पीछे ले जाओ, थोड़ा सा पीछे ले जाओ, कि धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया में मैंने बताया था कि लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस की पहचान पोप टेस्ट करते हैं। पोप टेस्ट क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले को हम जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली के पास ले जाते हैं तो हमें फट 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 की ध्वनि सुनाई देती है दिमाग में। उसके बाद मैंने एक और बताया था, क्या बताया था, याद है, याद है, नहीं ना, चलो मैं बताता हूँ। एक और बताया था मैंने कि जो धातु है उसकी हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते, तो लवण, लवण, जल, कार्बन डाई गैस। याद आया क्या सर, याद आया, रिवीजन करते रहो पीछे का, ठीक है। अब है धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया,
तो धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाने पर मैंने बताया था कि जब धातु की हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एक तो लवण प्राप्त होता है, लवण के साथ साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट इसकी जांच फोक टेस्ट द्वारा होता है, वो फटफट की ध्वनि सुनाई देती है। क्लियर है? अब देखो एग्जांपल देता हूं मैं कि आयरन के अभिक्रिया में अगर HCl के साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो देखो लवण में पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन इतना पता है गैस निकलेगी। तो H2 निकाल दिया, पीछे क्या बचा? FeCl2। लवण क्या बना? FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड। FeCl2 को क्या बोलते हैं? फेरस क्लोराइड। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है यहां तक सभी को। आई थिंक क्लियर है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार एरिया की बात करते हैं, अम्लराज की बात करते हैं। रॉयल वाटर बोलते हैं। चलो हम बात करते हैं अम्लराज एक्वारेजिया। अब हम बात करते हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अम्लराज या फिर एक्वारेजिया, या फिर इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। रॉयल वाटर, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है वो देखो आप, ये होती है कि जब देखो सांद्र HCl और सांद्र HNO3, यानी इसमें क्या होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, और इनका एक विशेष अनुपात होता है ना। उनके अनुपात में जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं एक्वारेजिया, अम्लराज या रॉयल वाटर। और वो मिश्रण कौन से अनुपात में होता है? वो होता है 3:1 के। 3:1 के मिश्रण जो बनता है ना वो होता है अम्लराज एक्वारेजिया। क्लियर है? चलो मैं आपको परिभाषा जो बनती है वो बता देता हूँ। जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाया जाता है तो एक ताजा मिश्रण प्राप्त होता है, और इस मिश्रण को क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहले वो काम की बात है, इसका उपयोग उपयोग होता है सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में। सोने और प्लेटिनम प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में, धातुओं को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो आई होप आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा होगा। एक बार वापस रिवीजन कर लेना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।